हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, इस सेशन में हम शिक्षा मनोविज्ञान के जो पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको सोल्व करते हैं। और ये सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है, उसमें हमारी जो पहले वाले वीडियो हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आज हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, और सभी विकल्प सही हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो देखिए, पहला ऑप्शन है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान जो है विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था है, बाल अवस्था है, किशोरावस्था है, इनको समझने में सहायक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है अधिगम की प्रकृति, जो हम सीख रहे हैं उसकी प्रकृति किस तरह की है उसको समझने में, बिल्कुल उसको समझने में भी सहायक है। तो ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, मतलब सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उसमें भी सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्तर जो है वो अलग अलग होता है, उसको समझने में वो सहायक होता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सही, सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, पूछा है इसमें। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2011 में। और इसमें जो ऑप्शन है, बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में पूछा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। तो बालक में जो मानसिक अस्वस्थता है उसका पता लगाने में तो इसका उपयोग होता है। तो ये तो राइट है, मतलब इसमें होता है शिक्षण विधियों के चयन में। दूसरा जो है शिक्षण की इस मानसिक स्तर या फिर इस स्तर के बालक को इस विधि से पढ़ाना है, इसको प्रयोगात्मक विधि से या फिर व्याख्यान विधि से, अलग अलग जो विधि हैं उनसे पढ़ाना है, तो उसमें भी उपयोगी होता है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में, बिल्कुल ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो छात्रों को मोटिवेट करने में भी उपयोगी है। तो ये भी राइट हो जाएगा। पशुओं पर प्रयोग करने में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो पशुओं पर प्रयोग करने में काम आती है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में बिल्कुल उपयोगी है, शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में। तो ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा उपयोगी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है पूछा है। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन देखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या है। सत्य असत्य, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, वो क्वेश्चन का आंसर सही आता है, लेकिन वो एग्जाम में प्रेशराइज्ड होते हैं और बिना ध्यान से देखे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो गलत पढ़ लेते हैं। नहीं है, सही है, गलत है, सत्य असत्य, उसमें थोड़ा तो आपको फोकस होकर क्वेश्चन पढ़ना है पहले तो। और ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इसमें है अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, अनुशासन को बनाए रखने में सहयोग। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अनुशासन को बनाए रखने में उपयोगी है। कक्ष की समस्याओं का समाधान, कक्षा में जो भी समस्याएं आती हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को, उसकी समस्याओं का समाधान करने में ये उपयोगी है, ये भी इसका कार्य है। आकलन और मूल्यांकन, जब टेस्ट होते हैं उनके प्रथम परक, द्वितीय परक ये होते हैं, फिर एक लास्ट में सेशन होता है कंप्लीट, उसका आकलन करते हैं, तो उसमें भी ये सहयोगी, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों सही हैं, और हमें पूछा इनमें से कार्य कौन सा नहीं है, तो तीनों सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि मतलब तीनों ही सही है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो नहीं हो सकता शिक्षा मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है।
ये सही है और हमें जो सही नहीं है वह बताना है। यह शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक से, पढ़ाने वाले से, अधिगमकर्ता मतलब अधिगम करने वाले से जो कि विद्यार्थी होता है, और शिक्षण प्रक्रिया उसकी जो सारी प्रोसेस है उससे संबंधित होता है। फिर है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ये नहीं दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो अलग अलग अधिगम करता है सबका, जिनका मानसिक स्तर अलग है। अलग अलग मानसिक स्तर जो है उसके लिए उपयोगी है, और इसमें दे रखा उपयोगी नहीं है। तो हमें पूछा भी यही है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। बिल्कुल, बालकों के हिसाब से कि इस क्लास में या फिर इस लेवल के बालक हैं उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी होगी, उसके हिसाब से ये उपयोगी है, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2016 में। तो ये ऑप्शन है प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का, मार्गदर्शन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक है वो बच्चे को पढ़ाता है, तो वो उसको व्यक्तिगत, उसकी पर्सनल, सबकी अलग अलग पर्सनल जो क्वालिटी होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं, तो उसमें व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं उसका ध्यान रखिएगा। शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर में कोई बौना है, कोई लंबा है, कोई कलर को लेकर ये भी देखेगा वो। मानसिक, सबका लेवल अलग होता है, और व्यक्तित्व की अलग, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। इन सब विशेषताओं को समझ के और अच्छे से समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। ये नहीं कि उसमें भेदभाव करेगा, वो ये सारी विशेषताएं जानता है कि ऐसा ऐसा होता है, उसमें बिना भेदभाव किए उनको उस लेवल से पढ़ाएगा जहाँ पे, जिस लेवल से वो समझ सकते हैं। जैसे कि क्लास में सभी बच्चे एवरेज नहीं होते, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, और कुछ एवरेज होते हैं। तो वो ऐसी विधि का चयन करेगा जिससे वो सभी समझ सकें। मतलब जो प्रतिभाशाली हैं वो अच्छे से तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ ऐसी विधि पढ़ाएगा जो सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए उपयोगी है या सिर्फ प्रतिभाशाली के लिए उपयोगी है। वो उनकी सभी के अकॉर्डिंग ऐसी विधि का चयन करेगा जो सबके लिए उपयोगी हो। तो ऐसा जो गुण होता है वो शिक्षक का होता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया। विद्यालय भवन की, पुस्तकालय की, खेल के मैदान की, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विद्यालय भवन की भूमिका होती है, बिल्कुल होती है। पुस्तकालय की, जी हाँ बिल्कुल होती है, और खेल के मैदान की भी। तो इन तीनों की होती है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये जितनी भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम है उन सभी के लिए उपयोगी है, और जितनी भी ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान सिलेबस में है तो उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाती हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है कब, जबकि, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। तो इसमें पूछा है कि शिक्षण प्रभावी कब होगा। तो अधिगम जो है शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो, क्लास को जब अधिगम कराएगा तो शिक्षक निर्देशित करेगा और नियंत्रित करेगा, ये ठीक है। फिर देखते हैं कि अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, तो सीखने वाला बच्चा है वो खुद इसके लिए स्वतंत्र हो और उसके खुद के नियंत्रण में हो। तीसरा जो ऑप्शन है वो है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में, शिक्षक जो है वो तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे, वैसे भी शिक्षक इसके लिए, तो ये भी ठीक है। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग, कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा जो निर्देशित विधि हैं उनका उपयोग किया जाए। तो वैसे देखा जाए तो ये सारे ही कथन जो हैं सही हैं सारे, लेकिन पूछा क्या है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कि शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावित कैसे होगा। वो तब होगा जब अधिगम करता है
वो स्वयं करने की उसको स्वतंत्रता होगी और उसके नियंत्रण में होगा, अधिगमकर्ता को ध्यान में रखकर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से गलत कोई सा भी नहीं है, लेकिन हमें सब शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है तो अधिगमकर्ता को स्वयं को करने की स्वतंत्रता देनी होगी, तब वो शिक्षण जो है वो और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया 2014 में। तो इसका जो ऑप्शन है, बच्चे और शिक्षक के संबंध में 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। बच्चे और समाज के संबंध में, शिक्षक और विषय के संबंध में, विषय और बच्चे के संबंध में। तो इसने 3 संबंध बताए थे। तो इसने बच्चे और शिक्षक में संबंध बिल्कुल बताया है, ये इसका एक प्रकार है। बच्चे और समाज में भी संबंध होता है। एक चौथा ऑप्शन जो है, विषय और बच्चे का संबंध, ये भी होता है। लेकिन इसमें जो इसने सम्मिलित नहीं किया है, शिक्षक और विषय का संबंध, ये इसने शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे और शिक्षक का संबंध, बच्चे का समाज के साथ, जो बच्चा है, ये जो बच्चा है इसका शिक्षक के साथ, समाज के साथ और विषय के साथ। रायबर्न के अकॉर्डिंग ये 3 संबंध बताए इसने कि बच्चे का समाज के साथ हो, शिक्षक के साथ हो और विषय के साथ हो। तो ये 3 संबंध हैं, लेकिन शिक्षक का विषय के साथ ये संबंध इसने नहीं बताया है। तो हमारा ऑप्शन 3 राइट नहीं होगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, सम्मिलित नहीं है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। वस्तुनिष्ठ विधि पूछी है और वो भी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में 2014 में पूछा गया ये। इसमें प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड, उपचारात्मक क्लिनिकल मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड और निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड। प्रयोगात्मक, जब आप प्रयोग करके देखेंगे तो जो रिजल्ट जो आता है प्रयोग करने का, वो सबका लगभग एवरेज में सेम होता है। तो ये तो वस्तुनिष्ठ विधि हो जाती है इसकी। उपचारात्मक, जब आप क्या करेंगे, जो समस्याग्रस्त बच्चे हैं उनके पहले आप पता लगाएंगे कि इनके क्या समस्या है। उस समस्या का पता लगाकर फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षण देंगे तो उपचार होगा, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसमें भी ये भी एक वस्तुनिष्ठ है, मतलब इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, वस्तुनिष्ठ है, कोई अलग किसी के अलग अलग नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्मनिरीक्षण में जैसे कि कोई शिक्षक अगर कॉपी चेक करने के मामले में देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ होगा तो सभी के लिए सम्मान होगा। आत्मनिरीक्षण में उस शिक्षक पे डिपेंड करता है वो किस बच्चे को किस तरीके से देगा नंबर, वह कैसे उसका आकलन करेगा। वह भेदभाव कर सकता है, उसको अपने जो प्रिय स्टूडेंट है उसको ज़्यादा नंबर दे सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर वो उसमें कर सकता है, वो उसके खुद पर डिपेंड करता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि जो होती है वो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये भी वस्तुनिष्ठ विधि है, मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, बच्चे जो कर रही हैं उसका ऑब्जर्वेशन करके आप उसको वो बता रहे हो कि हाँ इस तरीके से ऐसे करना है, तो उसमें भी वस्तुनिष्ठ रहेगा वो। लेकिन जो आत्मनिरीक्षण विधि है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य कॉमन गोल है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन के अगर देखा जाए तो इसका कोई इसमें बोनस अंक मिला था, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य ऑप्शन है बेहतर शिक्षा, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में परिवर्तन, बाल विकास। तो शिक्षा का अध्ययन संपूर्ण मानव विज्ञान से है। जैसे कि एक बार हम देखते हैं कि शिक्षा का संबंध जो है वो संपूर्ण मानव जीवन से है, और शिक्षा मनोविज्ञान है उसका मानव के शैक्षिक वातावरण के व्यवहार के अध्ययन से है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्यवहार में परिवर्तन मान सकते हैं हम, व्यवहार में परिवर्तन जो है इसको इसका राइट आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसमें बोनस अंक मिला था। तो इसको आप ध्यान में रखें कि शिक्षा का संबंध जो है पूरे मानव जीवन से होगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान उसका शैक्षिक वातावरण में व्यवहार के अध्ययन से होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया है। समस्या समाधान स्थिति जो है उसके बारे में संज्ञानवादी किसको कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है,
यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह चिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। तो समस्या समाधान स्थिति में संज्ञानवादी, संज्ञान मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से जो हम फील करते हैं, जैसे आँख से, कान से, नाक से सूंघते हैं, आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, टच करके महसूस करते हैं, वो होता है। तो इसका जो संज्ञानवादी कहते हैं, चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो सूझ वाली प्रक्रिया, वो इंद्रियों से, वो हमें सूझ से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उद्दीपन प्रत्युत्तर, मतलब आपके सामने कोई उद्दीपक है, उसको देख के आप कोई रिएक्ट करें, वो संज्ञानवादी में नहीं आएगा। पुनर्बलन पर आधारित, ये पुनर्बलन पे भी आधारित नहीं है, और प्रयास व त्रुटि उस पर भी आधारित नहीं है, यह चिंतन प्रक्रिया पे आधारित है। समस्या समाधान मतलब आपके सामने कोई समस्या है और आप उसको सूझ से, अपनी इंद्रियों से फील करके, आप उसको महसूस करके, सूंघ कर, देख कर और सुनकर, इस तरीके से जब आप उसको समाधान करते हो, तो वो समस्या समाधान के बारे में संज्ञानवादी कहलाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया। अंतर्दृष्टि, समस्या समाधान को इनसाइट, अंतर्दृष्टि, आंतरिक जो दृष्टि होती है वो हमारी, वो बाधित करती है, बाधित नहीं करती है ये। मानसिक प्रारूपता, हमें यही पूछा कि क्या बाधित नहीं करती है? अंतर्दृष्टि बाधित नहीं, इसमें सहायता करेगी, इसका क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि जो है वो बाधित करती है, बिल्कुल समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें हमारी अंतर्दृष्टि इन्वॉल्व होगी। हमें ये पूछा है कि बाधित नहीं करता है, तो हम किसी भी समस्या का समाधान जब करते हैं तो उसमें हमारी अंतर्दृष्टि जो है वो इन्वॉल्व होती है। मानसिक जो प्रारूप है, बिल्कुल मेंटल सेट क्या है उस टाइम, वो भी बाधित करेगा। मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी मतलब इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ये इसमें बाधित नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन 4 जो है निर्धारण मतलब फिक्सेशन, ये भी बाधित करेगा। मतलब समस्या का समाधान जब हम कर रही हैं तो हम आंतरिक दृष्टि मतलब हम खुद से दिमाग लगाकर सोचेंगे तो वो बाधित करेगा। मानसिक उसका प्रारूप जो मेंटल सेट है वो भी करेगा। और फिक्सेशन मतलब उसका हम जो निर्धारित करते हैं कि हाँ इसका ऐसे ऐसे होगा इस समस्या का समाधान, तो वो भी बाधित करता है। लेकिन एंटरटेनमेंट जो है वो इसको बाधित नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया है और इसमें ऑप्शन है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर और नियमित रूप से। नियमित रूप से, तो परिवार जो होता है वो किस प्रकार की शिक्षा देता है? वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा देगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। वहाँ पे हम अपने बड़ों से सीखते हैं। छोटा बच्चा जो होता है अपने आसपास जो परिवार, अपना परिवार है, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से जैसा वो करते हैं उनको देख कर वो ऐसा, अगर वो कुछ गलत करता है तो वो उसको डांटते हैं या फिर उसको समझाते हैं, तो उनसे सीखता है। वो शिक्षा जो होती है अनौपचारिक रूप से शिक्षा हुई। औपचारिक शिक्षा जो वो होती है इसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित काल होता है, तरीका होता है, उससे जो सीखते हैं वो औपचारिक होता है। लेकिन अनौपचारिक वो होगा, हम जो बच्चा है उसके लिए कोई फिक्स थोड़ी है कि वो 1 साल में सब कुछ सीख जाएगा। वो जो परिवार में रहेगा धीरे धीरे बोलना सीखता है, पापा को पापा कहना है, मम्मी को मम्मा। शुरू में वो किसी में डिफरेंस है वो नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है। तो वो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो परिवार से मिलती है बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया। इसमें जनसंख्या शिक्षा, बिल्कुल किशोर जो है उसको जनसंख्या के बारे में शिक्षा दें, ये बिल्कुल सही है। जीवन कौशल शिक्षा, जीवन कौशल की शिक्षा है वो भी ज़रूरी है। सेक्स शिक्षा ये भी ज़रूरी है। किशोर है उसको सेक्स शिक्षा जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे सही सेक्स एजुकेशन मिलती है तो वो किशोर जो होते हैं ये, जैसे कि स्टेनले हॉल के ये तूफ़ानों की, झंझावातों की एज होती है, इसमें उनके दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, तो ऐसे में वो कुछ गलतियां कर बैठती हैं। लेकिन अगर उन्हें सही सेक्स एजुकेशन दी जाए तो वो गलतियां नहीं होती हैं उनसे, वो उसको सही तरीके से उसको समायोजन कर लेंगे। और उपयुक्त सभी, मतलब इसमें तीनों ही राइट हैं, तो
लेकिन पूछा क्या है, सबसे उचित। सबसे उचित जो है किशोर के लिए वो है जीवन कौशल की शिक्षा। जीवन में उसके पास एक कौशल होना चाहिए कि किससे वो अपना जो जीवन है वो बेहतर बना सकता है। तो जीवन कौशल शिक्षा जो है उसके लिए सबसे उचित है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। ये क्वेश्चन हेडमास्टर 2021 में पूछा गया और इसमें ऑप्शन है अंतर्दर्शन विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि और जीवन इतिहास विधि। तो अंतर्दर्शन मतलब आंतरिक वाली मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि, सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन। हाँ, ये प्राचीनतम विधि है। तुलनात्मक ये प्राचीनतम विधि नहीं है, ये आधुनिक है। तुलनात्मक कंपेयर करेंगे, ये नहीं होगी। विकासात्मक ये भी नहीं होगी। और जीवन इतिहास ये भी आधुनिक विधि है, जीवन इतिहास भी नहीं होगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्राचीनतम विधि है वो अंतर्दर्शन विधि, खुद से मतलब खुद का खुद ही आकलन करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिटेल है ये कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्राचीनतम विधि है वो अंतर्दर्शन विधि है, जिसको आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन, मतलब खुद के व्यवहार का खुद ही अवलोकन कर लेते हैं। जैसे कि मैं हूँ तो मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, अपने आप ही सोच लेते हैं। मुझे ये आता है, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये जो कुछ भी सोचना है वो खुद से सोच लेते हैं। वो होती है आत्मनिरीक्षण विधि या फिर अंतर्दर्शन विधि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान संबंधित है। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया और ये विकासात्मक अवस्था से, बालक की सामाजिक अंतर्क्रिया से, परिपक्वता एवं आंशिक प्रभाव से, आनुवांशिक प्रभाव से और उपयुक्त सभी। तो बाल मनोविज्ञान जो है विकासात्मक अवस्था से बिल्कुल संबंधित है। विकासात्मक अवस्था जैसे कि शेष अवस्था, एक तो स्टार्ट कहाँ से, जब माँ गर्भधारण करती है तब से उसका वो देखते हैं हम। लेकिन शेषवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, तो अलग अलग अवस्थाएं आती हैं विकास की, उसी को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। फिर बालक की सामाजिक अंतर्क्रिया, बालक है जैसे जैसे बड़ा होता है वो समाज के साथ किस तरह से अंतर्क्रिया करता है, किस तरह उसका रिएक्शन रहता है, वो भी उससे संबंधित है बाल मनोविज्ञान से। परिपक्वता एवं आनुवंशिकता प्रभाव ये भी होगा कि मैच्योर होने के बाद, जैसा बच्चा छोटा होता है तो वो अनेक गलतियाँ करता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब वो मैच्योर होता है तो उसमें समझ बढ़ती है मैच्योर होने के साथ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो मैच्योर होगा, उसे पता होगा कि अपने से बड़ों से कैसे बातें करनी है और किसके साथ किस तरीके से बिहेवियर करना है। महिलाओं के साथ कैसे बातें करनी है, महिलाएं हैं उन्हें पता होगा कि पुरुषों के साथ कैसे बातें करनी है। तो इन सब का उसको पता होगा। साथ ही उसमें आनुवंशिक प्रभाव भी होंगे। जैसे जो ऐसा हो जाता है कि माता पिता के जो कुछ गुण हैं वो बच्चों में आते हैं, तो वो आनुवांशिक प्रभाव वो भी बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो ये तीनों संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसके बारे में पूछा। इसने बुद्धि शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है। ये क्वेश्चन 1st ग्रेड 2014 में पूछा गया। इसके लिए ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग, मनोविज्ञान विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो NCERT ने बुद्धि के शिक्षण के लिए मनोविज्ञान विभाग खोला है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। पूछा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या आती है। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा के गिरते स्तर, विद्यालयों में बच्चों की कमी और शैक्षिक पिछड़ापन। तो इसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या आती है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये शिक्षा मनोविज्ञान में समस्या नहीं होगी। शिक्षा का गिरता स्तर, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं है। विद्यालय में बच्चों की कमी, ये भी नहीं है। शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या है। शिक्षकों की अनुपस्थिति है, शिक्षक और उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस तरह शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यालय में बच्चों की कमी है, अगर शैक्षिक पिछड़ापन है वो दूर होगा तो इनमें से ये तीनों समस्याएं नहीं होने वाली हैं। तो शैक्षिक पिछड़ापन जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में समस्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के
छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? इसमें सही है पूछा है। ये क्वेश्चन आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 में पूछा गया और इसके ऑप्शन जो हैं अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, समाज मिति प्रणाली का और विकासात्मक प्रणाली का। तो पूछा गया है कि छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए असामान्य तो अंतर्दर्शन तो विधि जो होती है उसमें क्या करते हैं, खुद का निरीक्षण खुद ही कर लेते हैं कि हम ऐसे हैं। व्यक्ति इतिहास विधि जो है वो इसका राइट आंसर होगी, क्योंकि छात्र जो है असामान्य व्यवहार कर रहा है, असामान्य, तो उसके लिए जब से वो उसने उसकी माता ने उसको गर्भ में धारण किया था तब से लेकर उसकी अब तक की पूरी हिस्ट्री जो है उसको जानना जाता है। उसके परिवार वालों से बात की जाती है, उसके दोस्तों से बात की जाती है, आस पास सबसे बात करके फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये इसका असामान्य व्यवहार जो है वो इस तरीके से क्यों है। उसमें उसके माता पिता परिवार वाले हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, साथ ही उसके जो दोस्त हैं वो बताएंगे उसके व्यवहार ऐसा क्यों हुआ है। बचपन के दोस्त, अभी जो वर्तमान में दोस्त हैं और आस पड़ोस के लोग, उन सब से ब्यौरा लेके एक पूरी एक डिटेल से एक फाइल बनाई जाती है व्यक्ति इतिहास की और उसके अकॉर्डिंग उसका असामान्य व्यवहार जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज मिति कि समाज में उसकी वो क्या है, वो तो किसी भी बच्चे को, कोई बच्चा जो है वो क्लास में कितना क्या लोकप्रिय है, बच्चे उसको कितना चाहते हैं, वो समाज सोशियोमेट्री विधि है। विकासात्मक प्रणाली ये भी विकास को लेकर अलग अलग जो प्रणाली होती है उसमें है। जो छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? व्यक्ति इतिहास विधि, इसको केस स्टडी भी बोलते हैं, इंग्लिश में केस स्टडी, केस स्टडी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सा एक वाद शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है? ये थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम जो है 2013 उसमें पूछा गया। इसमें ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, कोई नहीं। इसमें पूछा है कि कौन सा एक वाद जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है। तो इसमें आदर्शवाद शिक्षा मनोविज्ञान में आधारित नहीं है, प्रकृतिवाद बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद ये भी शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित नहीं है, तो प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान नियम पर आधारित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। यह आदर्श वाक्य है। ये आत्मनिर्भरता मतलब अपने आप पे डिपेंड होना फाइनेंशियली। तो ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन है अरविंद घोष, पेस्टालोजी, गांधी जी, प्लेटो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधी जी, ऑप्शन 3। गांधी जी का ये आदर्श वाक्य है कि आत्मनिर्भरता सेल्फ डिपेंडेंट होना शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य जो है उसी समय का उद्देश्य वो जो है वो गांधी जी ने दिया। तो ये गांधी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसी निगर डी के अनुसार खालिस्तान एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में। देखिए ये जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वैसे तो शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछा जाता है, लेकिन और भी जो एग्ज़ाम है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान को शामिल किया गया उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिससे इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। इसके जो ऑप्शन हैं वो है मनोविज्ञान, विस्तार, दर्शन शास्त्र, पोषण। तो इसका हम इसमें क्या है एमसी निगर के अनुसार जो विस्तार जो है ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार है वो एक शिक्षा है। विस्तार क्या है? वो एक शिक्षा है। इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। विस्तार जो है वो एक शिक्षा है। इसका दृष्टिकोण क्या है? लोगों का दृष्टिकोण उन्होंने जो अपने बना रखी हैं पहले से जो और प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं सही नहीं है, ऐसी नहीं कि सारी प्रथाएं गलत हैं, लेकिन ऐसी जो प्रथाएं हैं जो सही नहीं है समाज के अकॉर्डिंग या फिर मनुष्य के अकॉर्डिंग, तो उसको बदलना है। तो विस्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन रीट लेवल सेकंड में पूछा गया 2022 में। इसके ऑप्शन है क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी और समान अंतराल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3
कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग, जो अनुपात मापनी है, आनुपातिक मापनी है, उसका न्यूनतम प्रयोग किया जाए। क्रम सूचक है, इसका प्रयोग करना न्यूनतम नहीं, इसका अधिकतम उपयोग क्रम नामिक मापनी का भी और समान अंतराल का भी। लेकिन जो आनुपातिक मापनी है इसका प्रयोग जो है वो न्यूनतम किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन की PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने टॉपिक अभी तक, जैसे कि अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम होने वाली है, तो टॉपिक आपने पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ रखा है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, और पढ़ रखा है तो इससे आपको आकलन, स्वयं से आकलन कर सकते हैं कि हमारे कितना क्या हमने कवर अप कर रखा है, उसमें हमने कितना ग्रहण किया, कितना हमने समझा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है। इसमें पूछा है कि छात्र केंद्रित विधि कौन सी नहीं है। तो थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है व्याख्यान, प्रायोजना, समस्या समाधान और उपयुक्त सभी। तो छात्र केंद्रित विधि जो है वो कौन सी विधि, व्याख्यान विधि जो है वो छात्र केंद्रित नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रायोजना जो है वो छात्र केंद्रित होती है, तो इसको रॉन्ग बोले, नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। प्रायोजना विधि जो है वो छात्र केंद्रित है। समस्या समाधान बिल्कुल छात्र केंद्रित है, तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान विधि है वो छात्र केंद्रित विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है वह विधि। तो थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। ऑप्शन है अवलोकन, प्रश्नोत्तर, कहानी कथन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अवलोकन में क्या होता है, अवलोकन में मतलब बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है और अध्यापक जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसके बारे में कुछ जो बताएगा, निष्कर्ष बताएगा, तो उसमें तो वो अध्यापक भी एक्टिव रहेगा और बच्चा भी एक्टिव रहेगा, तो ये नहीं होगी। फिर प्रश्नोत्तर है, इसमें शिक्षक जो है वो प्रश्न करेगा और बच्चा जो है वो उसका जवाब देगा, दोनों एक्टिव रहते हैं, तो ये भी नहीं होगी। कहानी कथन, इसमें शिक्षक ये हो जाएगी, क्योंकि इसमें शिक्षक जो है वो वक्ता रहेगा। शिक्षक जो है वक्ता मतलब वो बोलता रहेगा, वो सक्रिय रहेगा। इसमें कहानी कथन में ये सक्रिय रहेगा और विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय रहेगा, विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय रहेगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया 2013 में। इसमें पूछा कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें सामाजिक कौशलों का विकास, ये शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। हमें पूछा नहीं आता है। नागरिकता की शिक्षा, बिल्कुल ये दी जाती है, तो ये भी आता है। समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, समूह जब होता है, जब समूह में बच्चे काम करते हैं तो उसमें समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से अड़ियल हो जाए कि नहीं मैं मेरे नियम के अकॉर्डिंग ही चलूँगा या चलूँगी। उसमें जो सारे बच्चे हैं, 4 या 5 का ग्रुप है, तो वो एक दूसरे के साथ समायोजित होती हैं, तो ये भी होगा। लेकिन इसमें पूछा ये है कि सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। तो संगीत अभिक्षमता का विकास, ये इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी ने कहा है, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है और इसके ऑप्शन है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है, जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी का ये स्टेटमेंट है कि विद्यालय जो है वो विशिष्ट वातावरण है, साधारण वातावरण नहीं है, तकनीकी भी नहीं है, ना ही अनौपचारिक है। ये एक विशिष्ट वातावरण है जहाँ पे आके बच्चा विशिष्ट तरीके से सीखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में सहायक है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया और इसके ऑप्शन है वो है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है, स्वयं को समझने में भी सहायक है, बालक को समझने में भी सहायक है, मिश्रण विधियाँ जो हैं उनको समझने में भी सहायक है, और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। हमें इसमें सबसे जो उपयुक्त जो उत्तर है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। आगे बढ़ते हैं।
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि इससे आपका खुद का भी लाभ हो और आपके दोस्तों का भी लाभ हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, धर्म पर, वर्ग पर, विद्यालय प्रबंधन पर। तो आधुनिक शिक्षा जो है वो धर्म पर नहीं होगी, वर्ग पर नहीं होगी, विद्यालय प्रबंधन पर भी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है शिक्षा मनोविज्ञान, वो किसके अनुप्रयोग पर आधारित है? वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उसमें बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। उसमें शारीरिक मानसिक जो भी विभिन्नता होती है उसके अकॉर्डिंग उसको अध्ययन कराया जाता है। तो इन सब का ध्यान रखा जाता है, उसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं? तो इसका ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन है घर, संसद, विद्यालय, मीडिया। इसमें पूछा है कि कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है। तो घर जो है शिक्षा का अभिकरण बिल्कुल घर पे हमें अनौपचारिक शिक्षा हम अपने बड़ों से सीखते हैं, भाई बहन माता पिता सबसे सीखते हैं। आस पड़ोस विद्यालय, विद्यालय से भी हमें शिक्षा मिलती है। हम अध्यापकों से सीखते हैं, सहपाठियों से सीखते हैं। मीडिया, मीडिया से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन संसद जो है, संसद ये है जो है वो शिक्षा का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें आपके कितने राइट आंसर हुए हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ है। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार, शैक्षिक विचार के विषय में, शिक्षा का समन्वित रूप और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो क्या हो जाए, पढ़ने की क्षमता का विचार बिल्कुल है, उचित अर्थ है शैक्षिक अवधारणा का कि पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार। शैक्षिक विचार के विषय में ये भी सही है, शिक्षा का समन्वित रूप ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन हमें पूछा क्या है सर्वाधिक उचित। तो सर्वाधिक उचित जो होगा वो होगा शिक्षा का समन्वित, शिक्षा का समन्वित रूप। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की, जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाली है उन सभी में आपके लिए उपयोगी हैं। और इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।